मैं एक बार फिर से सुनवा देती हूं कि कैसे प्रशांत किशोर जीतने के बाद सीधे सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। मसीहुद्दीन साहब, सुना आपने, वो तो खुद कह रहे हैं कि विधायक जीतना हारना तो चलता रहता है, तो चुनाव में होता रहता है। सुझाव दे रहे हैं सरकार को बीजेपी की, और आप कह रहे हैं कि सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा बिहार की 19 जीत के बाद से। देखिए, बांकीपुर के जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी पराजय का आगाज हुआ है और वहां बांकीपुर की जनता ने एक तीर से दो शिकार, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी को एक ही बार संदेश दे दिया है कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने चयन कैसे व्यक्त किया। उसी पर तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि क्या भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो नरसंहार का अभियुक्त है, आपकी सूची में मुख्यमंत्री बनने के लिए पैनल में वही व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सर्टिफिकेट का कोई आता पता नहीं है, जैसे नीरज जी के राष्ट्रीय नेता के सर्टिफिकेट का आता पता नहीं है, उसी तरह सम्राट। लेकिन देखिए, एक बात तो तय है मसीहुद्दीन जी, ये तस्वीरें हमारे जो सहयोगी रमन है उनके कैमरे से आ रही। प्रशांत किशोर को आप देख भी सकते हैं उन तस्वीरों में। प्रशांत किशोर के गले में फूल माला है, हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये जीत कितनी बड़ी है उनके लिए और उनकी उस पार्टी के लिए जो डेब्यू भी नहीं कर पाई थी बिहार विधानसभा में। लेकिन उनके इस सीट पर उतरते ही बीजेपी की परंपरागत सीट कही जाने वाली बांकीपुर अब पीके की जनसुराज के नाम जाती हुई दिख रही। तो ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं, बांकीपुर से आ रही हैं। ये हाँ, जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, माफ कीजिएगा। और ये सब देखिए किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं पीके की उस जीत को, जिसका औपचारिक ऐलान मुझे लगता है कभी भी होने वाला है थोड़ी देर बाद। अब इतना मानकर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनसुराज और पीके ये सीट जीत गए। नीरज जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको तय करना है कि प्रशांत किशोर अभी एक सीट है, बीजेपी कैसे 2 से 200 हुई। एक स्क्रिप्ट हम सबने ये देखी है, हमने ये मेहनत आप लोगों की, पर अब पीके भी क्या वही कर सकते हैं? एक सीट से बिहार विधानसभा में क्या वो अपनी पार्टी के लोगों को ला सकते हैं धीरे धीरे अगले चुनाव तक? ठीक है, लाए, राजनीति है, मेहनत करना चाहिए। हम लोग भी मेहनत करके वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग भी मेहनत आगे जारी रखेंगे और कहाँ हमसे चूक हुई इसके लिए हम गहन चिंतन करेंगे और अपनी सारी कमियों को दूर करेंगे ताकि जो सीट हमारा गढ़ था वो हमारा कभी दोबारा ऐसा नहीं हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि चुनाव का मैसेज उतना बड़ा मैसेज नहीं होता है जितना ये जनसुराज के लोग और लोग बता रहे हैं। ये उतना बड़ा संदेश नहीं होता। एक सीट का चुनाव था, वहाँ व्यक्ति के बदलाव हो गया। लेकिन नीरज जी, एक सीट जो थी वो आपका गढ़ थी। करीब 3 दशक से बीजेपी बहुत मजबूत यहाँ पर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो सीट है, कोई आम सीट नहीं है जहाँ से आप चुनाव हार गए। तो क्या इससे कोई संदेश नहीं जाएगा? बिल्कुल इसका संदेश जाएगा। हम समीक्षा करेंगे कि जो हम चुनाव हारे, लेकिन मैं ये कह रहा था कि बांकीपुर की जनता बड़ी प्रबुद्ध जनता है, उसे पता था कि इस सीट के हारने जीतने से सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं होता। लेकिन प्रशांत किशोर को भी देखिए, सम्राट चौधरी के साथ उसके लिए चुनाव नहीं था। सम्राट चौधरी बिहार में लगातार विकास का काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। आम चुनाव में चुनी हुई सरकार के वो मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
लेकिन चलिए अब मशहूर होने के लिए अपने से बड़े लोगों को लोग गाली बकते हैं, प्रशांत किशोर भी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो वो खुद भी कह रहे हैं कि अब सरकार को सोचना पड़ेगा। वो अपने सुझाव यहाँ पर अब आपको दे रहे हैं, विधानसभा में जाकर अब देंगे वो, और वो मुद्दे क्या बड़ी चुनौती बनेंगे सरकार के लिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी यहाँ पर देखने वाली। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस सब चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांकीपुर पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। जनता का जनादेश स्वीकार है, कह रहे हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो जनादेश दिया हम उसे स्वीकार करते हैं, हम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। तो नीरज जी, आपने सुना विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे, हम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। यानी अपने एक रिएक्शन से उन्होंने बाकी जो प्रतिद्वंदी हैं उनको भी एक संकेत दे दिया, उनको भी एक निशाने पर ले लिया। बिल्कुल, मैंने भी नीरज जी, बड़ी बात यह है कि क्या इस पर आप सवाल उठाने की स्थिति में होते? आप एक आम तौर पर यह धारणा है कि जहां पर सत्ता में सरकारें रहती हैं, उपचुनाव होता है, वही सरकारें जीतती हैं, लेकिन यहां पर प्रशांत किशोर आए, उन्होंने एकदम से खेल बदल दिया है, इस पर क्या सवाल आप उठाते हैं? नहीं, इसका तो बड़ा स्पष्ट है कि जो ये लोग आरोप लगाते थे कि ईवीएम में सेटिंग करते हैं, चुनाव से सेटिंग करते हैं, वो हम लोग नहीं करते, ये बड़ा स्पष्ट हो गया। मैं कह रहा था कि उपचुनाव की आवाज कितनी दूर तक जाती है ये समझिए। उपचुनाव का मुद्दा कोई राज्यव्यापी मुद्दा नहीं होता, कोई देशव्यापी मुद्दा नहीं होता, कोई इसमें लहर नहीं होता। और 2020 आम चुनाव जब बिहार में एनडीए जीती थी, उसके ठीक 2 साल बाद 2022 में बोचहा में बिहार में उपचुनाव हुए थे। वहां मेरे प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी को करारी हार मिली थी, 36,600 वोट से हार गए थे। और इसी तरह से जो विरोधी पार्टियां हैं वो हल्ला मचा रही थी, नैरेटिव सेट करना चाह रही थी कि जनादेश सरकार के खिलाफ है, जन आक्रोश है सरकार के खिलाफ, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था। 2025 में जब फिर चुनाव आया, हम लोग शानदार तरीके से जीते। तो ठीक है, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, तो वो भी शिरोधार्य, हार भी हमें स्वीकार है, जीत भी हमें स्वीकार है। संघर्ष हमारा करना काम था, संघर्ष हम करते रहेंगे आगे भी। जनता के लिए जो काम बांकीपुर के लिए जो माननीय नितिन जी ने किया, उसको भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे, उससे भी कहीं कोई रोक टोक नहीं होगा। इसमें कहीं कोई संशय, यूपी में भी हुआ था साहब, योगी जी के मुख्यमंत्री बनते ही उपचुनाव वहां हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य उपचुनाव में हार गए थे, वहां भी लोग तरह तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किए, लेकिन फिर अगले आम चुनाव में क्या हुआ, प्रचंड जीत से भाजपा वहां वापस आई। देखिए नीरज जी, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बेहतर बताएंगे। प्रभाकर, जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले थाने बैठे थे प्रशांत किशोर और कह रहे थे मेरे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया और किस तरह से हमें तंग किया जा रहा है, ये सब आरोप भी लगे। लेकिन आज वो सारे आरोप अब एक तरफ हो गए क्योंकि एक बड़ी जीत प्रशांत किशोर के लिए। अब बीजेपी कह रही है देखिए यही तो लोकतंत्र है, हम कोई छेड़छाड़ ना ईवीएम से करते हैं ना कोई प्रशासनिक तंत्र से करते हैं। देखिए, जब प्रशासनिक तंत्र के छेड़छाड़ के आरोप की बात है तो प्रशांत किशोर ने लगाए थे और उसे पूरी दुनिया ने देखा था। सोशल मीडिया पे हमने देखा था कैसे पटना के जक्करपुर थाने में पूरे रात जो है वो ड्रामा चला था। 18 लोगों को प्रशांत किशोर के जो लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया था, अलग अलग जगहों से उठाया गया था, जिसके बाद प्रशांत किशोर खुद थाने में पहुंचे थे। हालांकि इन चीज़ों का क्या वोट पे असर पड़ता है और क्या ये एक घटना से इतनी बड़ी जीत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे आप इसे दिखा सकते हैं, लोगों को उसकी जानकारी होती है, लेकिन ये जो जीत है और काफी बड़ी मार्जिन से जीत की तरफ जा रहे हैं ये। हालांकि अभी इस जीत नहीं बोलेंगे इसलिए कि प्रभाकर आपके पास वापस आएंगे हम। एक और दिलचस्प प्रतिक्रिया यहाँ पर हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर चुनाव हुआ, प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में तगड़ा मुकाबला दिखा, लेकिन सवाल ये कि आरजेडी यहाँ पर कहाँ थी। मीसा भारती की एक दिलचस्प प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है। वो कह रही है कि ये जो चुनाव हुआ इसके अंदर बीजेपी के असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर थे, पीके को बीजेपी का असली उम्मीदवार वो बता रही है। आप जरा देखिए क्या कहा उन्होंने। आरजेडी सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं। बांकीपुर बीजेपी का गढ़, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव और बीजेपी हार गई, पीके जीत रहे हैं, क्या मैसेज है बांकीपुर का आपके लिए? देखिए, जो अभी बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है
मतलब मीडिया में और सब लोग ये जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है। वहाँ से वो एमएलए थे और अभी वो केंद्र में आ गए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अभी भी वहाँ से जो सांसद हैं वो रविशंकर प्रसाद जी हैं वहाँ के। और इसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार की हार हो गई। लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई है। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था नीरज सिन्हा जी, उनकी तो हार जरूर हुई है, लेकिन असल में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कैसे? प्रशांत किशोर जी जो जीत रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मदद से ही जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, और क्या आधार है आपका ऐसा कहने पे? क्योंकि पीके ने तो बीजेपी को उनके गढ़ में हराया है, ये चर्चा चल रही है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी का सारा वोट बैंक कैसे ट्रांसफर हो गया प्रशांत किशोर जी पे? और आप वहाँ पे आप देखिए किस तरह से उम्मीदवार बार बार चेंज किया गया। आप गढ़ कहा जाता है। आप 30, 35, 40 सालों से वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो लोग रहे हैं वो जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने पीके को जिताया है, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार, असली जो कैंडिडेट अगर कहा जाए तो वो प्रशांत किशोर जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो फिर ऐसे में ये सवाल उठता है कि आरजेडी जो, हालांकि वो सीट आप लोग नहीं जीतते थे, लेकिन फिर भी जो जैसा परफॉर्मेंस रहता था प्रदर्शन आरजेडी का वैसा नहीं रहा। आप लोग तीसरे स्थान पे रहे और बहुत बुरा प्रदर्शन किया। क्या ये चिंता की बात है आरजेडी की? बिल्कुल, किसी भी दल के लिए चिंता की बात है, लेकिन इसमें आप देखिए कि जो बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा था, आप वोटिंग परसेंटेज भी बहुत हो रहा था, 34 के अराउंड कहीं पे रहा। और दूसरा कि लोग इतना उत्साह से उपचुनाव को नहीं लेते हैं, उत्साह के ऊपर के इतना चुनाव में नहीं जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को इस पे बैठ करके देखने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है पीके चुनौती होंगे तेजस्वी के लिए बिहार की पॉलिटिक्स में? अब देखिए, पीके चुनौती तो नहीं होंगे। मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता के लिए ही प्रशांत किशोर जी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने बांकीपुर की जनता से वादा किया है, अब देखना होगा कि इन 4 सालों में वो कितने वादे उसमें से पूरे कर पाते हैं। देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीसा भारती को आप सुन रहे थे। मीसा भारती कह रही है कि ये बीजेपी के ही उतारे हुए कैंडिडेट है और बीजेपी ही की एक तरह से जीत है। वहीं उनकी छोटी बहन रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट आया है जिसमें वो पीके को बधाई दे रही हैं। वो नाम लिए बिना कह रही हैं कि नतीजे से फिर ये साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से निरंतर जुड़ाव रखता है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा समझाइए एक बार। मैं जरा प्रभाकर आपके पास आ रही हूँ। मीसा भारती कह रही बीजेपी के कैंडिडेट है, रोहिणी आचार्य बधाई दे रही है। देखिए, मीसा भारती जो कह रही हैं, मेरा मानना है कि वो बिल्कुल बिना सर पैर की बात है और उसका कोई मैं उसे सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेगी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हरवाएगी और अपने वोट को ट्रांसफर करेगी। ये बेफजूल की बातें हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं है। और मेरा मानना है कि मीसा भारती की इतनी राजनीतिक समझ भी रही है कि इस तरह की चीज़ों की वो विवेचना कर सके। ये उनका एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं इसे मानता हूँ। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोहिणी आचार्य वो बहन है लालू प्रसाद यादव की, वो बेटी है जो अपने परिवार से नाराज है। एक ये बात आप अपनी पूरी कीजिएगा, लेकिन आपके पीछे जो अभी शोर मचा वो कोई अनाउंसमेंट भी हमने सुनी, आप सुन पाए? उसमें बताइए जरा क्या अनाउंस किया गया। जी, वो लगातार जो राउंड्स की काउंटिंग होती है उसके बाद से जो रिजल्ट्स होते हैं वो बताया जा रहा है। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी प्रशांत किशोर का नाम बोला जाएगा, आप सुनिए एक बार। जी, अभय चौधरी इंडिपेंडेंट 164, नीतीश कुमार इंडिपेंडेंट 127, ब्रजेश पटेल इंडिपेंडेंट 58, बोल दिया। लालू प्रसाद ये अभी अनाउंसमेंट हुआ, शायद प्रशांत किशोर का नाम निकल गया, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरा ध्यान उधर था नहीं। तो ये हर एक राउंड के बाद में यहाँ पे मेगाफोन्स लगे हुए हैं। प्रभाकर, इसका जो है माइक दे दीजिए, तो कितना वक्त यहाँ पर अब लगेगा तकरीबन ये जानकारी आने में कि यहाँ पर काउंटिंग पूरी हो गई? 27 राउंड हुआ है। 27 राउंड के रिजल्ट की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। 32 राउंड होने हैं टोटल, यानी 5 और राउंड है। इसीलिए प्रशांत किशोर अभी अंदर गए हैं और उसके बाद जब वो राउंड सारे खत्म होंगे उसके बाद फिर जो है ये सर्टिफिकेट वो लेके शायद बाहर निकलेंगे। तो अभी 5 राउंड बचे हैं, 27 राउंड्स की घोषणा हो गई है और वो हर एक राउंड पूरा होने के बाद में किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे की जाती है। जी।